हेलो फ्रेंड्स, ये एसपीडी सीरीज़ का हमारा चौथा वीडियो है। अगर आप लोग का भी कोई सुझाव हो तो फिर कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस समझौता का मध्यस्थता तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी करना था। तो इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी करना था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, सेकेंड हुआ था 1931 और थर्ड हुआ था 1932, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे लंदन। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान में इसमें 189 सदस्य हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी, ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे जो देश थे उनको कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त करना था। तो इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को आर्थिक सहायता द्वितीय विश्व 1939 से 45 के दौरान कुछ देश थे उन लोग, और जो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे उन लोग देशों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विश्व बैंक का स्थापना 1944 में किया गया था। वाशिंगटन डीसी में, डीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जनवरी 2015 से इस योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर हम लोग नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम नीति NITI नीति आयोग हो गया है। नीति का फुल फॉर्म याद रखेंगे, NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम चेंज कर दिया। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और गवर्निंग काउंसिल में इसके सदस्य
गवर्निंग काउंसिल में इसके सदस्य सभी राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी राज्यों के सीएम और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। प्रथम उपाध्यक्ष इनके थे नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और नीति आयोग के अभी सीईओ अभी वर्तमान में हैं BVR सुब्रमण्यम। तो इतना योजना आयोग से आप लोग याद रखें। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनका एक किताब का याद नाम रखेंगे द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ। और भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता था? तो याद रखेंगे चाणक्य को। भारतीय अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य को। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देशों का क्रम क्या है? तो याद रखेंगे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नंबर 1 पे है अमेरिका, 2 नंबर पे है चीन, 3 नंबर पे है जापान, 4 नंबर पे है जर्मनी और 5 नंबर पे है भारत। भारत यूके को पीछे करके 5वीं पोजीशन पे पहुंचा है। 6ठा पोजीशन ब्रिटेन का है। ये हमारा दूसरा सेट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और इस पिछली वीडियो में हम लोग देख लिए थे, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके कानून बनाते हैं। पहले इसमें संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66। वर्तमान में कितने हैं? 61। समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47। और वर्तमान समय में इसमें कितने विषय हैं? 52। और संघ सूची के अंतर्गत संघ सूची में कौन कौन सा विषय आता है? तो याद रखेंगे रक्षा, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, ये सारे संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के अंतर्गत देखेंगे तो सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, अस्पताल, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची में देखेंगे शिक्षा, जंगल, शादी विवाह, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे नोट कर लेंगे, सेवाओं पर कर 88वें संविधान संशोधन द्वारा संघ सूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना
श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इंडिया हाउस का स्थापना का उद्देश्य था कि ब्रिटेन में भारतीय छात्र जो रह रहे थे उनके अंदर राष्ट्रवादी विचार को बढ़ावा देने के लिए इसको खोला गया था। तो लिख लेंगे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। नेक्स्ट, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 14 जुलाई 1969 को किया गया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी के समय किया गया था। 14 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 जुलाई 1969। एक बार और किया गया था 1980 में 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, याद रखेंगे 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। और भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1 जुलाई 1955 को, यानी कि 1 जुलाई 1955 को SBI का राष्ट्रीयकरण। और याद रखेंगे SBI का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकारी कर दिया गया था, याद रखें। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था? तो बैंकिंग सेवा एवं सुविधा को विस्तार करने के लिए, ताकि किसानों और गरीबों तक बैंक की पहुंच सुनिश्चित हो सके और पूंजीपति और साहूकार जो कर्ज के लिए पहले ज़्यादा थे उस पर निर्भरता कम किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा में? संस्कृत। इनके द्वारा एक और बुक का आप नाम याद रखेंगे जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम के भी लेखक कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट आगे कौन सा? रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। याद रखेंगे। इसके जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक लेनिन। रूसी क्रांति, रूस के जार शासक जो वहाँ का बहुत क्रूर शासक था, उन लोगों को वहीं उसको ख़त्म करके वहाँ पे समाजवादी गणराज्य की स्थापना की गई थी। इसका कारण, रूसी क्रांति का कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति का कारण था। इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे। रूस का पुराना नाम जो था, रूस का पुराना नाम USSR, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक।
वर्तमान जो रूस देख रहे हैं वो 1991 में बना है, चूँकि रूस पहले ये जो यूएसएसआर था, पहले यूएसएसआर 15 गणतंत्रों का संघ था। रूस एक स्वतंत्र राष्ट्र 1991 में बना था, याद रखना। और इस क्रांति का नारा क्या था, याद रखना, शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र। रोटी और लोकतंत्र इसका नारा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे कौन सा क्वेश्चन है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है, याद रखना। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष। इनका कार्य क्या है, तो लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करना, सदन के कामकाज का संचालन करना, ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता, सदन के कामकाज का संचालन। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, तो इनका निर्वाचन लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही सामान्यतः लोकसभा के प्रथम बैठक में इनको कर दिया जाता है। तो निर्वाचन लोकसभा के सदस्य द्वारा कर लिया जाता है। इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, कार्यकाल 5 वर्ष। और शपथ, तो लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, बल्कि ये संसद सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना, संसद सदस्य के रूप में ही ले लेते हैं, संसद सदस्य के रूप में ले लेते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, नाम याद रखेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। और लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 17 अप्रैल 1952, याद रखिएगा। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952। और लोकसभा का प्रथम बैठक हुआ था 13 मई 1952। लोकसभा का प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट आगे ये क्वेश्चन हो गया। अब मोनाजाइट किसका अयस्क, तो याद रखेंगे, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क, थोरियम का अयस्क है। तो याद रखिएगा, ये थोरियम भारत में जो है केरल के मालाबार तट के पास पाया जाता है, याद रखेंगे। मोनाजाइट केरल के समुद्री तट पे पाया जाता है। इस केरल के समुद्री तट को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। और ये मोनाजाइट है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, याद रखिएगा, मोनाजाइट रेडियोधर्मी पदार्थ। नेक्स्ट, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, रॉबर्ट वालपोल, याद रखेंगे। इंग्लैंड के प्रथम
पीएम रॉबर्ट क्लाइव। और वर्तमान में इंग्लैंड के पीएम अभी ऋषि सुनक हैं, जो कि बहुत चर्चा में चले हुए हैं, तो लिख लीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। पहली बार आज़ाद हिंद फौज का गठन राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा ही अफगान किया गया था 1915 में, तो लिख लीजिएगा इसको भी। पहली बार गठन राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा 1915 में अफगानिस्तान में। उसी का ये विस्तार रूप था। आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत जो रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में की गई थी। रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक बहलोल लोधी, सॉरी, अंतिम शासक बहलोल लोधी था, सॉरी, इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। लोधी वंश का अंतिम शासक था बहलोल। लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला था। थोड़ा सा देख लेंगे। लोधी वंश 1451 से 1526 तक, जो बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, इसी में फिर मुगल वंश की स्थापना हुई बाबर के द्वारा। संस्थापक इसका था बहलोल लोधी। संस्थापक बहलोल लोधी। इस वंश का सबसे योग्यतम शासक सिकंदर लोधी था। योग्यतम शासक सिकंदर लोधी। यही सिकंदर लोधी था जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी और उसको राजधानी बनाया था। तो सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना कर उसे अपना राजधानी बनाया था। और याद रखेंगे, सिकंदर लोधी जो था माप तौल के लिए एक पैमाना विकसित किया था, जिसे सिकंदरी गज के नाम से भी जानते थे। तो याद रखिएगा, इसने माप तौल के लिए सिकंदरी गज चलाया था। और एक कविता भी लिखता था ये गुलरुखी नाम से। सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से कविता भी लिखा करता। संत कबीर इसी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी, संत कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जो बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में पराजित हो गया। पानीपत के प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के साथ हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, जोग या गरसोपा जलप्रपात कौन सा नदी पे है? तो याद रखेंगे, जोग या गरसोपा जलप्रपात ये शरावती नदी पे है। शरावती नदी पे कहाँ है? ये कर्नाटक में है, याद रखेंगे। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है ये। कर्नाटक के शिवमोगा। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। ये वो याद रखेंगे, पूछा नहीं जाता है, फिर भी ऊंचाई
53 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात है, इसको याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात, जो कि वराही नदी पर कर्नाटक में ही है। वराही नदी कर्नाटक में है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। 455 मीटर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो गोवा में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, गोवा में। एक और याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ है, अम्बाला, हरियाणा में। नेक्स्ट है, भारत राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में देख लें। पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन और उच्च सदन है। इनका उल्लेख, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल याद रखेंगे। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब प्रत्येक एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी, 12, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 80 के 3 में इसका उल्लेख है। और राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 250 है, जिसमें 12 का मनोनयन होता है। तो निर्वाचन कितना का होता है, 233 सदस्य का। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जयदीप धनखड़। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है, रक्तचाप किस में उच्च होता है, तो याद रखेंगे। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप या बोलेंगे रक्त परिसंचरण का खोज। रक्त परिसंचरण का खोज पहली बार कौन किए थे, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय होता है, वो भी याद रखेंगे। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। और हृदय का भार कितना होता है, मनुष्य के हृदय का भार 300 ग्राम। और हमारा जो हृदय है वो पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित होता है। तो लिख लेंगे, हमारा जो हृदय है, मनुष्य का हृदय पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित होता है। नमक थैली में सुरक्षित होता है। और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। तो याद रखेंगे, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली को धमनी कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। याद रखिए, धमनी में कैसा रक्त होता है, तो याद रखिएगा, धमनी में शुद्ध रक्त होता है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन इसका एक अपवाद है, और वहीं से आपको याद रखेंगे, पल्मोनरी धमनी।
इसमें कैसा होता है, तो इसमें अशुद्ध रक्त होता है। और सीरा में कैसा रक्त होता है, तो याद रखेंगे सीरा में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, वो आप लोग याद रखेंगे, पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी सीरा। ऐसे इसमें अशुद्ध होता है, लेकिन इसमें कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है, याद रखें। और एक चीज़ याद रखें, हृदय की मांसपेशियों को, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को, रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं, कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार का जो रुकावट हो जाता है जिससे व्यक्ति के हृदयघात या हार्ट अटैक होते हैं, इसी में कोरोनरी धमनी में किसी कारणवश अगर रक्त नहीं पहुंच पाता है तो उस व्यक्ति में हार्ट अटैक की संभावना होती है। एक चीज़ और याद रखें, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होता है। इसमें 120 को सिस्टोलिक, 120 को सिस्टोलिक और 80 को डायस्टोलिक कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़, हृदय धड़कन को नियंत्रित कौन रखता है, वो भी याद रखेंगे। हृदय धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखेंगे थायरोक्सिन या एड्रिनल उसको बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन या एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चक्रवात किसके कारण आता है। चक्रवात याद रखेंगे निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात आने के कारण निम्न दाब, इसी को साइक्लोन बोलते हैं। चक्रवात में वायु चलने की दिशा जो है ना, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होता है, जिसको एंटी क्लॉक बोलते हैं। तो इसको भी लिख लेंगे, चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, घड़ी की सुइयों के विपरीत, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉक। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में, घड़ी की सुइयों की दिशा में, जिसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। प्रति चक्रवात किसे कहते हैं, तो इसको लिख लें प्रति चक्रवात। दोनों में याद रखें, इसमें निम्न दाब केंद्र में बनता है। प्रति चक्रवात जब केंद्र में दाब अधिक हो, जब केंद्र में दाब अधिक हो। अब जब केंद्र में दाब अधिक हो तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलेगी। प्रति चक्रवात में याद रखिएगा, केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, बाहर की ओर चलती है। मान लीजिए यहाँ पे निम्न दाब चल, यहाँ पे निम्न दाब बना, तो जहाँ पे निम्न दाब बनता है ना, वहाँ पे हवाएं भरने के लिए चारों ओर चलती है, तो ये होगा चक्रवात। और अगर यहाँ पे उच्च दाब बनेगा, अगर यहाँ पे उच्च दाब बनेगा यानी निम्न दाब इधर बनेगा, तो यहाँ से हवाएं अगर इधर की ओर चल रही है केंद्र से बाहर की ओर, तो उसको बोलते हैं प्रति चक्रवात। और केंद्र की ओर हवाएं चलेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग चक्रवात। तो याद रखें, केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रति चक्रवात। अब प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में याद रखें घड़ी की सुइयों की दिशा में चलेगी, घड़ी की सुइयों की दिशा में। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चलेगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चला गया था। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के काल में चला गया था। डलहौजी के कार्यकाल में
चलाया गया था। पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किए थे कि डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 था। इसका कार्यकाल देख लेंगे, 1848 से 1856 के बीच में इसका शासन। प्रथम रेल जो था, याद रखेंगे, प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पहली बार चलाया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसे PWD कहते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। लोक सेवा आयोग का स्थापना भी इसी के शासनकाल में हुआ था, तो याद रखेंगे, लोक सेवा आयोग का स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम व्यक्ति जो थे, लंदन में सिविल सेवा जो परीक्षा हुआ था उसमें सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे 1863 में। और 1921 से पहले तक सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन लंदन में ही होता था। 1922 में इलाहाबाद और लंदन दोनों में साथ साथ हुआ करता था भारत में, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, इसमें हम थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी, तो याद रखेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर विजय हुआ था। हेमू भारत का हिंदू शासक था। हेमू जिसको हेमचंद्र के नाम से भी जानते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से ये जाना जाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था। ये अकबर हेमू लगभग ये युद्ध जीतने वाला ही होता है, ताकि और फिर अंतिम समय में ऐसा होता है कि इसका अकबर की तरफ से एक व्यक्ति इसकी आँख में तीर मार देता है, जिसकी वजह से हेमू घायल होकर नीचे गिर पड़ता है और इसके सैनिकों में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद इसको युद्ध को हार का सामना करना पड़ता है। इस युद्ध में अकबर का सेनापति याद रखिएगा, बैरम खान और खान जमान था। बैरम खान और खान जमान था। पानीपत का ये प्रथम युद्ध भी याद रखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध देख लिए, 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी और इसमें अकबर जीत गया था। अकबर का सेनापति बैरम खान और खान जमान था। पानीपत का तीसरा युद्ध भी याद रखें, पानीपत का तीसरा युद्ध ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली पुणे के पेशवा सदाशिवराव भाऊ को हराया था। इसमें अहमद शाह अब्दाली पुणे के पेशवा सदाशिवराव भाऊ को हराया था और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। पानीपत में ही युद्ध ये इसलिए होता था कि पानीपत दिल्ली का प्रवेश द्वार था, वहीं पे इसी वजह से सारी दिल्ली का प्रवेश द्वार पानीपत था, जो कि हरियाणा के पास एक जगह, वहीं पे ये युद्ध होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे, मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है और यही मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलती है। याद रखिएगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर झील में ही। याद रखेंगे, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो बोलते हैं। याद रखिए,
तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं? सांगपो। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पे? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पे। विजयनगर तुंगभद्रा। विजयनगर का स्थापना यहाँ पे याद रखें 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने संत विद्यारण्य की सहायता से किया था। संत विद्यारण्य की सहायता से किया था। इन्होंने अपने पिता के नाम पर भी एक स्थापना किया था जिसको हम लोग संगम राजवंश के नाम से जानते हैं। विजयनगर का अर्थ ही होता है जीत का शहर। विजयनगर का अर्थ जीत का शहर। अपने पिता के नाम पे किया, अपने पिता के नाम पे संगम राजवंश की स्थापना की थी हरिहर बुक्का। यहाँ की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। राजभाषा तेलुगु और यहाँ का मुद्रा जो चलता था पैगोडा, वो उसमें पैगोडा। और हरिहर बुक्का जो थे वो पहले काकतीय शासक प्रतापरुद्र देव के संबंध थे। हरिहर और बुक्का पहले काकतीय वंश में प्रतापरुद्र देव के सामंत थे। और इसी में हरिहर संगम वंश आगे चल के एक वंश का स्थापना होता है, तुलु वंश। उसी में एक व्यक्ति का और नाम आता है कृष्णदेव राय, याद रखेंगे कृष्णदेव राय, जो कि तुलु वंश के थे। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से? तुलु। कृष्णदेव राय जो थे एक दो किताब लिखे थे, उनको याद रखेंगे, अमुक्त माल्याद जो कि तेलुगु भाषा में था, और एक जाम्बवती कल्याणम ये संस्कृत भाषा में था। इसके लेखक कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय को हम लोग कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, आंध्र सातवाहन के भी नाम से जाना जाता है। आंध्र भोज और आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय के द्वारा एक नागलपुरम, याद रखेंगे, इस बिहार असाइनमेंट्स में आया था। नागलपुरम की स्थापना कृष्णदेव राय के द्वारा ही किया गया था। हजारा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय के द्वारा ही कराया गया था। विजयनगर का पतन का कारण क्या था? तो विजयनगर के पतन का कारण एक युद्ध हुआ था, राजसी तगड़ी का युद्ध। राजसी तगड़ी, या इसी को हम लोग बोलते हैं बनीहट्टी या तालीकोटा का। बनीहट्टी या तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो कि 23 जनवरी 1565 में हुआ था। 23 जनवरी 1565 में। इसी युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हुआ था। इस तालीकोटा के युद्ध का नेतृत्व जो था विजयनगर की ओर से राम राय किया था, याद रखेंगे। और इसके विरुद्ध में 2-3 शासक थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इसके विरुद्ध था। और ये तीनों का नेतृत्व जो किया था आदिल शाह किया था। जिसमें राम राय की पराजय हुई थी। और विजयनगर आने वाले कुछ व्यक्तियों का क्रम है, उसको भी अब थोड़ा सा देख लेंगे। निकोलो कोंटी पूछा जाता है। निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आया था? निकोलो कोंटी देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, नुनीज अच्युत देवराय
घोड़े का व्यापारी था। डोमिंग पायस और एक और व्यक्ति बारबोसा, ये दोनों कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था, उस समय विजयनगर आया था। तो याद रखेंगे, ये हमारा वीडियो था, लंबा हो गया। और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, ताकि हम इसको भी आगे रख सकें। धन्यवाद।